नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का सुवरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। इस तरह की पंक्तियां खूब जोश खरोश कर लिखी और बोली जाती है, मगर हकीकत इससे परे है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी का गुणगान करते हुए हिंदी में ही सारे सरकारी काम किए जाने के वादे किए जाते हैं, मगर सुबह होते ही सारे वादे अगले साल के लिए सजो दिए जाते हैं। जी हां, आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। दरअसल हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के दिन मिला था। तब से हर साल यह तारीख हिंदी दिवस के रूप में बनाई जाती है। कम ही लोग जानते हैं आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन का क्या महत्व है। तो ये जानना जरूरी है कि अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस पर हर साल भारत के राष्ट्रपति भाषा के प्रति योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं। भारत में हिंदी भाषा का इतिहास इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के इंडो आर्यन शाखा से है, जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। फिर भी जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल भाषा को लेकर ही उठा था। हम सब जानते हैं कि भारत में दर्जनों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। ऐसे में किसी एक भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में चुनना हमारे संविधान निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतरिम प्रारूप को संविधान सभा ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद आजाद भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन उस समय भी ये बड़ा सवाल था कि राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा का चयन किया जाए, जिसके बाद काफी सोच विचार किया गया। फिर हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। तब संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि देश में 77% वर्ग हिंदी भाषा बोलता और समझता है, फिर भी सरकार के तमाम दावों के बाद भी हिंदी हाशिए पर क्यों है? आज चर्चा इसी को लेकर एक दिन की हिंदी। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का सुवरदान है। तो ये सच है कि आज अंग्रेजी भाषा का पलड़ा भारी है। आज भी देश में लोगों को लगता है कि जिसे ज्यादा अंग्रेजी आती है वह ज्ञानी है। लोग उन्हें हाई प्रोफाइल समझने लगते हैं। नौकरी के दौरान भी व्यक्ति के अनुभव से ज्यादा उसकी अंग्रेजी भाषा में पकड़ को तवज्जो दी जाती है। यदि समय के साथ ऐसा ही चलता रहा तो हिंदी भाषा लोगों के बीच से कहीं न कहीं गायब हो जाएगी और अंग्रेजी भाषा का दायरा बढ़ता चला जाएगा। अगर आज भी हमने भाषा को लेकर सतर्कता नहीं बरती तो दिन दूर नहीं जब हिंदी भाषा हमारे बीच से विलुप्त हो जाएगी। यदि हमें हिंदी भाषा के महत्व को जिंदा रखना है तो इसको प्रचार प्रसार के बजाय समाज को आत्मसात करने की जरूरत है और ये तब होगा जब सरकारी कामकाज सिर्फ और सिर्फ हिंदी में किए जाएंगे। यही नहीं, देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में भी हिंदी की अनिवार्यता की बाध्यता होनी चाहिए। इसी के साथ सिर्फ अंग्रेजी भाषा के आधार पर किसी भी इंसान की काबिलियत को न आंका जाए तो वहीं हमें इसे लेकर कई तरह के सुधार की बहुत जरूरत है। इन हालातों के बीच बड़ा सवाल यह है कि हिंदी को बढ़ावा देने की बात करने वाले माननीय आखिर सरकारी विभागों में हिंदी को अब तक क्यों नहीं बना पाए कामकाज की भाषा। ऐसे में कैसे कर सकते हैं हम जनप्रतिनिधियों और सिस्टम से हिंदी को आगे बढ़ाने की आशा। इस सब के बाद भी हिंदी को लेकर कई सवाल लग रहे हैं। निराशा चर्चा को लेकर विस्तार दे उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी दिवस है तो फिर हिंदी की हिंदी में बात हो रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, क्या हिंदी सिर्फ एक ही दिन की है? अगर नहीं तो सब दिन हिंदी क्यों नहीं?
पूरे हिंदुस्तान में हिंदी बोलचाल की भाषा के साथ कामकाज की भाषा क्यों नहीं? आखिर हिंदुस्तान में हिंदी भाषा क्यों इतना संघर्ष कर रही है? हिंदी के हिंदी में किस्से सब सुना रहे हैं, हिंदी है हम के नारे भी खूब लगा रहे हैं, लेकिन खुद ही हिंदी को हम अपना नहीं रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा तो बन गई, लेकिन संविधान निर्माताओं का हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो सपना था वो आज तक साकार नहीं हो सका है। आज हिंदी भले ही विश्व में मंडारिन के बाद दूसरे नंबर की बोले जाने वाली भाषा हो, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी इसे हम पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर सके हैं। हिंदी को लेकर दुनिया भर में सम्मेलन हुए, लेकिन अंग्रेजी के आगे हिंदी आज भी बेबस सी दिखती है। साल 2015 में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये हिंदी का तीसरा मौका था जब विश्व हिंदी दिवस पर भारत के किसी शहर में विश्व स्तरीय हिंदी सम्मेलन हुआ। तब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और माना जा रहा था कि करीब 30 करोड़ रुपए केंद्र और प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा आयोजन में खर्च करने के बाद हिंदुस्तान में हिंदी अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ ही जल्द ही कामकाज की भाषा बनेगी। लेकिन अफसोस कि हिंदी को बढ़ावा देने की बात करने वाले माननीय आज तक हिंदी को कामकाज की भाषा नहीं बना पाए हैं। तकनीक शिक्षा के साथ ही ज्यादातर बड़े संस्थानों में अंग्रेजी का बोलबाला है और यही वजह है कि हिंदी लगातार संघर्ष कर रही है। ऐसे में अगर ये कहें कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषी हैं हम जैसे नारों के बीच हिंदी दिवस मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है तो कथन शायद गलत नहीं होगा। खैर, जो अब तक नहीं हुआ वो आगे कब और कैसे होगा। एक दिन हिंदी से बाहर निकलकर हिंदुस्तान सदा के लिए हिंदीमय कब होगा, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता चंद्रशेखर साहू जी। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी विभागाध्यक्ष दुर्ग महाविद्यालय के डॉक्टर राकेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं भोपाल से, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं और साहित्यकार अंजना मिश्र जी हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। साहू जी और जितेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा निश्चित तौर पर। पहले थोड़ा सा हमारे जो साहित्यकार हैं, हिंदी के ज्ञाता हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर हिंदी किस स्थिति में है अभी। हमारे साथ तिवारी जी हैं। तिवारी जी, पहले संक्षेप में जानना चाहूंगा आपके वास्तव में इस समय 2015 में जब यहाँ लाल परेड ग्राउंड में हिंदी दिवस मनाया गया था, मोदी जी आए थे, बड़ी उम्मीद थी हमको कि बहुत सारे, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी जो बहुत तकनीकी तौर पे जो ज्ञान होता है जो अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता है, उसको भी बताया जा रहा था कि हिंदी में कैसे कर सकते हैं। मैंने भी खुद देखा था, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं। आपको कुछ लगा क्या जो स्थिति है वो हिंदी आगे चल करके कहां पहुंच जाएगी? तिवारी जी। देखिए, हिंदी आज धीरे धीरे हमारे पूरे देश में इतना विस्तारित और इसका इतना विकास है, बहुत बड़ा देश है जी, और अलग अलग राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है जी। हम लोग एक्चुअली में यूरोप का या दूसरे देशों का, जहाँ छोटे छोटे देश हैं, एक जर्मनी एक छोटा हमारा एक स्टेट के बराबर है, मध्य प्रदेश के जो पहले अविभाजित मध्य प्रदेश था उसके बराबर जर्मनी है। अब उनकी एक लैंग्वेज है, ऐसी तो यूरोप की छोटे छोटे देशों की एक लैंग्वेज है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान कि इसके हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है। उसके बावजूद आज हिंदी, आप केरल में जाइए, हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले हर जिला में मिलेंगे आपको। तमिलनाडु जो हमेशा एक विरोध की राजनीति हिंदी को लेकर करता रहा है, आज वहां भी हिंदी को समझने वाले और पढ़ने वाले और उसके प्रति अब रुचि रखने वाले बढ़ गए हैं। आप असम नॉर्थ ईस्ट में जाइए, बंगाल में जाइए, अब हिंदी का फैलाव चारों तरफ होने लगा है। आपने अभी जो सवाल किया वो टेक्नोलॉजी की बात है। हिंदी का तकनीकी भाषा के रूप में कैसा प्रयोग किया जाए, उसको बिजनेस के लैंग्वेज के रूप में कैसे उपयोग किया जाए, साइंस के लैंग्वेज के रूप में, विज्ञान की भाषा के रूप में कैसे विकसित किया जाए, ये धीरे धीरे इसका विकास होता जा रहा है। ऐसी चीजों में थोड़ा समय लगता है।
ये जो शुरुआत हुई है तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी के विकास का, ये ज्यादा समय नहीं हुआ है इसका। 10-12 सालों के बीच में हम उसको तकनीकी के प्रयोग कर रहे हैं और उसमें काफी विकास हुआ है। ट्विटर हिंदी में या कंप्यूटर की भाषा हिंदी बन गई है, अब काफी विकास हुआ है। और देखिए यहाँ बात यह है कि हम तेजी से अंग्रेजी से तुलना करते हैं, जो वर्षों से जब उसका सॉफ्टवेयर बिना, कंप्यूटर जब बना उसका जब सॉफ्टवेयर बना, ये बनाने वाले वहां पर इंग्लिश दान लोग थे, तो उसका सॉफ्टवेयर इंग्लिश में बना। तो ये जो हिंदी का जो हम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। हमारे मन में एक बेचैनी होती है, इसलिए हम असंतुष्ट हो जाते हैं कि इतना समय हो गया है और अभी तक हिंदी उस लेवल में, उस स्तर में नहीं आया है जो अंग्रेजी के सॉफ्टवेयर हैं या तकनीकी भाषा में। बनाने वाले तिवारी जी हमारे हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। जब अंग्रेजी का सॉफ्टवेयर बना, जब कंप्यूटर में जब उपयोग हुआ सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का जो विकास हुआ, तो उस समय हिंदी का शुरुआत भी या दूसरी भाषाओं का उसका उपयोग नहीं था, वो अंग्रेजी से शुरुआत हुआ था। लेकिन अब जब हिंदी में ये बातें तकनीकी भाषा के रूप में विकास का है, काफी हमारा विकास हुआ है समय के साथ साथ। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, और जब संतुष्ट नहीं होता है तो और तेजी से विकास के लिए हम प्रयास करते हैं। वो प्रयास किया जा रहा है, काफी उस चीज में बढ़े हैं। आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी जो है वो आपका ले लिया है, परिवार की भाषा। तिवारी जी हम फिर से आएंगे आपके पास, आपका मत ले लिया है। हमारे साथ मैडम है, उनका भी मत ले लेते हैं, साहित्यकार हैं अंजना जी, उनका भी मत ले लेते हैं, रमेश जी का ले लेते हैं, फिर हम दोनों कांग्रेस मैंने पक्ष और विपक्ष का मत ले लेते हैं, फिर हम आपके पास फिर से आएंगे। अंजना जी, तिवारी जी बोल रहे हैं कि नहीं, अच्छा खासा विकास हुआ है हिंदी का और धीरे धीरे और हिंदी आगे प्रतिष्ठित भाषा बन जाएगी। आज की स्थिति में तो जहां लोग 2 लोग अंग्रेजी 4 लोग अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, तो हिंदी वाला अपने को दबा कुचला टाइप महसूस करता है, निरीह महसूस करता है। उसके बाद भी अगर ये हो रहा है तो अच्छी बात है। राकेश तिवारी जी ने जो कहा है, आपका क्या मत है अंजना जी? हाँ जी, देखिए मेरा सीधा ये कहना है कि जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, तो मैं जानना चाहती हूँ कितना समय आजादी के इतने सालों बाद भी हम भारत को एक भाषा सूत्र नहीं बांध पाए, यह हमारी गंभीर राजनीतिक विफलता है जी। जबकि 77% लोग हिंदी बोल जानते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, और बोल भी सकते हैं। नहीं, हिंदी, और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जितनी संपन्न भाषा है, जितने शब्द उसके पास है, सारी बोलों को हम इकट्ठा कर ले। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है जो मैं कहना चाहती हूँ कि इतने वर्षों बाद भी हम क्यों उसको एक भारत में एक सूत्र नहीं बनाए, यह हमारी बहुत गंभीर राजनीतिक मतलब हमारा आधार है। और निश्चित रूप से, और ये कह देने मात्र से कि बहुत समय लगेगा या ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ हमारा विरोध अंग्रेजी से नहीं है, आशय यह नहीं कि अंग्रेजी कोई दूसरी भाषा सीखी या पढ़ी न जाए, कोई दूसरी भाषा सीखने को जुर्म नहीं है, लेकिन हमारे घर में अतिथि को स्वामी बना देना यह हमारी बुद्धिहीनता का परिचायक है जी। बिल्कुल, मतलब मैं ये साफ कह रही। अभी आपने बात की, मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी इजराइल का। विश्व पटल पर इजराइल का जो एग्जाम्पल है सबके सामने है। 40-50 देशों से विस्थापित यहूदी जब इजराइल आए तो उन्होंने अपनी हिब्रू भाषा को 30-40 भाषा की समस्या को कुछ साल में उसको हल कर लिया समस्या को। ऐसे कमाल पाशा ने भी मतलब जो भाषा की बात की तुर्की को लेकर के, उसने भी मतलब लोगों ने पहले भाषा पर ध्यान दिया, भाषा का विकास किया, फिर देश के विकास की बात की। इसलिए पहले जब तक हम भाषा का विकास नहीं करेंगे, अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे और किसी दूसरे को हम अपने घर का स्वामी बनाएंगे, पहले अपने माँ के सम्मान करो, फिर किसी दूसरी के माँ का हम सम्मान करें जी। मतलब आपका ये है कि वर्तमान स्थिति में हिंदी क्या हाशिए पे जा रही है या हिंदी आगे आ रही है? नहीं, वर्तमान स्थिति में हिंदी बिल्कुल हाशिए पे जा रही है जी। आज देख लें कितने लोग हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं जी। आपके हमारे भोपाल में हिंदी वन में साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हुए कहते हैं आज हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, लेकिन बाद में आप ये देख लें कितने लोग हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं और कितने लोग हिंदी। आज जो बच्चे, एक बात और भी आपको जोड़ना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि आज जो बच्चे अनिवार्य अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उनका ध्यान भारत की विरासत से हट रहा है। वो शेक्सपियर पढ़ेंगे, मिल्टन पढ़ेंगे, कीट्स पढ़ेंगे, शैली पढ़ेंगे, लेकिन सूद, कबीर, बिहारी, तुलसी उनके लिए अजनबी बन जाएंगे। तब क्या होगा? ये बच्चे बड़े होकर राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा और कुंती को कुंती कहेंगे। तब शेक्सपियर के हेमलेट के नए नए संस्करण
निकलेंगे और हमारे रामचरित मानस का क्या होगा। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हॉब्स का लेवियाथन गर्द पकड़ो की तरह आज भी बिखरा है। हम उस भाषा के पीछे इतने हैं ये लोगों में, इसलिए आज हमारे यहाँ अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि ऐसा कार्ड है जो हमें औरों की तुलना में विशिष्ट बनाता है। इसलिए हम अपने बच्चों से अंग्रेजी पढ़ सुनकर या सुनाकर भी अपने गौरव का अनुभव करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है कोट करने के लिए हिंदी के लिए, जो हमारे प्राचीन काल से मतलब समय से चले आ रहे हैं, जो हिंदी सम्मेलन हुए हैं, सारी बातचीत हुई है। तो मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ कि आज भी लोग अंग्रेजी को ही इस महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं और हमारी हिंदी को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। निश्चित रूप से चाहे साहित्यकार केवल कवि गोष्ठी में आकर के अपनी कविता पढ़ लेते तो हिंदी का विकास नहीं होने वाला। जब तक हम हिंदी के कोई आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, कोई जिहाद नहीं करेंगे, साथ नहीं करेंगे। जी जी रमेश जी, आपने इसी दिन हमारे साथ आप थे 14 सितंबर को, और आपने कुछ संविधान विशेषज्ञों के बारे में भी राय बताई थी कि हिंदी को राजभाषा बताया जाए या नहीं, बनाया जाए या नहीं बना जाए, इस पे लोगों ने अंग्रेजी में अपनी राय रखी थी, आपने बताया था। तो आपके जी निश्चित रूप से ये बात आप सही कह रहे हैं कि संविधान सभा में जब हिंदी में बात हुई तो बहुमत जो लोग बोलने वाले थे जिन्होंने हिंदी में के लिए बोला, उसमें ज्यादातर लोगों ने अंग्रेजी में बात की थी। उसका कारण ये था कि संविधान सभा का गठन अंग्रेजों ने किया था और उसमें लगभग 70-75 लोग वो थे जो अंग्रेजों की पसंद के लोग थे। उस आधार पर वो संविधान सभा बनी हुई थी। फिर भी उसमें एक मत से हिंदी का प्रस्ताव पारित हुआ। संविधान सभा के बहुमत या सर्वमत आधार पर जितने प्रस्ताव पारित हुए उसमें 3-4 प्रस्ताव ही ऐसे थे जो बाद में लागू नहीं हो पाए और उसमें हिंदी का प्रस्ताव भी एक था। उसका कारण ये था कि भारत में जो शिक्षा पद्धति 1830 में जो स्कॉटिश कॉलेज शुरू हुआ कलकत्ते में, उसमें आप कल्पना कर सकते हैं उसमें बाइबल अनिवार्य थी और अंग्रेजी अनिवार्य थी। आजादी से पहले शासकीय नौकरी में अंग्रेजी जानना अनिवार्य हुआ करता था। अगर कोई हिंदी का शिक्षक भी भर्ती हो रहा है तो उसके लिए भी अंग्रेजी जानना अनिवार्य था। विरोध जब देखे संविधान सभा के बाहर विरोध अगर हुआ तो केवल तमिलनाडु से विरोध आया। उसका कारण ये था कि अंग्रेजों का वर्चस्व जिन 3 नगरों में था उसमें कलकत्ता था, मुंबई था और मद्रास था, तो मद्रास से विरोध हुआ और उसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस उदारता का परिचय देकर के कहा कि सर्वसम्मत बनने के बाद हम इसको लागू करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख तक भी तमाम अदालतों के जो फैसले लिखे जाते हैं वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। 50 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी अनिवार्य हुआ करती थी। हिंदी की स्थिति ठीक वैसी हो गई जैसे हम नागपंचमी को एक दिन नागदेव को दूध पिलाते हैं, बाकी कहीं अगर दिख जाए तो उनको डंडा मार करके हम जैसा करते हैं सब लोग जानते हैं। लगभग वही स्थिति हिंदी की है। हिंदी को अगर आप देखेंगे कमजोर करने में, इसके लिए कोई भाषा अमेरिका से या पाकिस्तान से या तालिबान से या ब्रिटेन से आदमी नहीं आ रहा, उसके लिए भारत के लोग ही उसको कमजोर कर रहे हैं। समाचार पत्र हिंदी के हैं लेकिन आप अगर उनका शीर्षक देखेंगे तो उसमें शीर्षक कितने अंग्रेजी के शब्दों का वो उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं इसके लिए हिंदी के इस पिछड़ेपन के लिए सरकार को और समाज को मैं इन दोनों को दोषी मानता हूं। और सरकार कहां पर दोषी आती है उसका एक नियम यह है कि चूंकि सरकार अगर है तो वो अधिकारियों के ऊपर सरकार है। जो IAS की ट्रेनिंग होती है दून में, उसमें उनको एक लाइन दी जाती है कि काम भले ना हो लेकिन होता हुआ दिखे। ये उनका सूत्र वाक्य है प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का। तो ठीक उसी प्रकार 70-75 वर्षों से 73 वर्षों से हिंदी हमको आती तो दिख रही है लेकिन हिंदी कभी हो नहीं रही। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जब देश स्वतंत्र हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं देश में 96% लोग हिंदी जानते थे लेकिन अब हिंदी जानने वालों की संख्या घट करके 77 रह गई है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब 1% लोग अंग्रेजी जानते थे लेकिन अब अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 35 से 36% तक हो गई थी। तो आप देख लीजिए कौन सी भाषा बढ़ रही है और कौन सी भाषा कमजोर हो रही है। उसका एक कारण, बस 1 मिनट और आपका लूंगा, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंग्रेजों ने जो नियम बनाया था कि शासकीय नौकरी में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जो लोग अंग्रेजी में पढ़कर आएंगे या अंग्रेजी जानने वाले होंगे। स्वतंत्रता के बाद भी हमने इस वातावरण को नहीं बदला और आज भी शासकीय नौकरी का आकर्षण लोगों में है और उसके लिए अंग्रेजी को
की प्राथमिकता है और लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब तो स्थिति ये बन गई है, एक समय हुआ करता था कि अंग्रेजी 9th के बाद, 9वीं क्लास के बाद अंग्रेजी पढ़ते थे। अब तो शासकीय स्कूलों में भी पहली कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है। और उसका कारण ये है कि हमारे समाज की भी जो कार्यशैली है, वो सरकार की भी कार्यशैली है। गांधी जी ने 3 शब्द दिए थे स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने स्वदेशी दिया था, स्वभाषा दिया था और स्वावलंबन दिया था। आप आश्चर्य करेंगे कि गांधी जी के ये स्वावलंबन को, स्वदेशी को, स्वभाषा को हम पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को उनकी आरती भी उतारते हैं, लेकिन किस शासन ने इन 3 शब्दों को पर आकर के काम करना शुरू किया? तो स्वतंत्रता के बाद हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हुए। मानसिक रूप से हमारी वो जो दास्ता है वो अभी भी बनी हुई है। इसलिए हम अंग्रेजी के पीछे पीछे चल रहे हैं। भविष्य क्या स्थिति बनेगी इसकी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। साहू जी, आप संसद में भी रहे हैं, विधानसभा में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और मोदी जी है तो मुमकिन है, ये नारा भी आपने खूब कहा। जब 2015 में मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था, हमें अच्छे से ध्यान है, यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा था, आपके यहाँ भी कहा था कि अब मंत्रालय में प्रयास ये किया जाएगा कि कोई भी नोटशीट या कोई भी रिकमेंडेशन कोई ब्यूरोक्रेट करेगा तो वो हिंदी में करेगा। 1 महीने तक इसका खूब हवा भी रही है। देखिए, सरकार आपकी भी वहां थी, यहां भी थी और आगे भी है। मैं सब सरकारों के, माने बीजेपी के पूरे प्रतिनिधित्व के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। मोदी जी है मुमकिन है, लेकिन 1 महीने बाद ही सारी बातें खत्म हो गई। अगर यूपीएससी में बहुत सारी चीजें अनिवार्य होती हैं तो ये तो कर सकते थे कि हिंदी भी जानना अनिवार्य है। हिंदी पढ़ लेते, वो जो यूपीएससी सिलेक्ट हो सकता है वो हिंदी पढ़ लेता है। यहाँ ये कहा जाता है कि जो साउथ से आता है उसको हिंदी आती नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में ही नोटशीट लिखेगा। तो ये जब रमन सिंह जी भी आए थे उस दौरान यहाँ, उन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ भी हिंदी अनिवार्य करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दिया गया, वहां भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अंग्रेजी और अंग्रेजियत आज भी उसी तरह से हावी है। साहू जी। जी त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी मित्रों का और पूरे दुनिया के लोगों का आज विश्व हिंदू दिवस पर वंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये जन संचार का स्पंदन है जी, और भारत माँ का भी वंदन है हिंदी जी। देखिए, हिंदी की जो व्यापकता है, जो ग्राह्यता है, वो जो सर्वग्रासी भाषा है, विश्व भाषा है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता जी। लेकिन जहां तक सिस्टम की बात है, व्यवस्था की बात है, उसमें जो क्रमशः हिंदी को स्थान मिलना चाहिए था, वो आज भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। 2015 का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ कि हमारे एक हिंदी भाषी क्षेत्र के राजधानी में, भोपाल में ये वैश्विक सम्मेलन हुआ। मेरे मित्र हुआ करते थे, अब वो भले इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अनिल दवे जी, वो उसके संयोजक बनाए गए थे। और उसके बाद भी मेरी उनसे बातचीत हुई जब वो मंत्रिपरिषद में आ गए थे। तो और जहां तक हम लोगों का सारा संस्कार और व्यवहार है, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, लोग जो भी हमारे संस्थाएं हैं, पितृ संस्था से लेके जो भी अंसांगिक संगठना है, उन सब में हिंदी का ही महत्व है जी। हम तो अंग्रेजियत को लागू इसलिए नहीं कर सकते, हम जानते नहीं। और ये वर्चस्व की भाषा है अंग्रेजी, आधिपत्य करने की भाषा है, रूल करने वालों की भाषा है, जो शुरू से रही है। अब उसको धीरे धीरे आपको एक प्रकार से उसके जगह में हिंदी को लाना है। मैं एक प्रसंग बताता हूँ त्रिपाठी जी, आपके साथ इजाजत हो तो मैं। जी जी, इजाजत है, लेकिन हम आपसे सवाल एक पूरा प्रश्न कर लेते हैं। इजाजत है साहू जी? एक पूरा प्रश्न जो आपके सवाल है। जी जी, आप अपनी बात कहिए, लेकिन आप अगर ऐसा कहेंगे जिससे हमें उम्मीद है, हमें बीजेपी सरकार से उम्मीद है। आपने बहुत सही बात कही कि संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, जिसमें बीजेपी भी है, ये सब हिंदी को महत्व देते हैं। हिंदी में ही, विशुद्ध हिंदी में ही बात करते हैं, विशुद्ध हिंदी में ही परिभाषित किया जाता है भाई। उसके बाद भी
आज भी आप गए होंगे तो इतना तो कर सकते थे, मद्रास में अगर इंग्लिश में मद्रास लिखा है, चेन्नई लिखा है, तो दूसरी भाषा वहां की तमिल या तेलुगु लिखी हुई है। उड़ीसा जाएंगे तो इंग्लिश में लिखा है, उड़िया में लिखा है। हिंदी कम से कम ऐसे जो केंद्र के संस्थान है, केंद्र से जुड़े हैं, वहां तो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को तो उच्चारण कर देना था। जी साहू जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी, अब बस अब आ रही है, थोड़ा इंटरप्शन। मैं बहुत छोटा सवाल यह है कि 7 साल हो गए, आ रही है आवाज? जी जी, 7 साल हो गए सरकार मोदी है, तो मैंने इसीलिए कहा था कम से कम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े विभाग हैं, स्टेशन हैं, वहां तो मैंने आप सवाल किया कि मुंबई जाएंगे तो मुंबई इंग्लिश में लिखा होगा, हो सकता है हिंदी में लिखा हो और फिर मराठी में लिखा होगा। चेन्नई जाएंगे तो तमिल तेलुगु में लिखा होगा और इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी नहीं है। तो अगर कोई अंग्रेजी नहीं जानेगा, तमिल तेलुगु जान नहीं पाएगा, उड़िया जान नहीं पाएगा, हिंदी अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में उसको पता भी नहीं चलेगा कि किस स्टेशन में उतर रहा है वो। ये तो कर सकते थे। जी जी, नहीं, निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, जी जैसे महाराष्ट्र की बात हुई है, जी महाराष्ट्र में हिंदी का जहां उपयोग हो रहा है, जी, मुंबई सेंट्रल हो चाहे जहां भी हो, लोकमान्य तिलक टर्मिनल जब लिखा रहता है तो उस हिंदी में भी है। और जो 7 साल में केंद्र सरकार ने हिंदी को व्यवस्थागत और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का जो प्रयास और पहल किया है, उसका नतीजा धीरे धीरे मिल रहा है। मैं नारे की बात नहीं करता, नारा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिंदी की जो सर्वग्राह्यता है जी, उसकी जो सर्वव्यापकता है, मैं रिपीट भले कर रहा हूं, जी। लेकिन उसको कोई इंकार नहीं कर सकते। और आज भी देखिए, आप प्रधानमंत्री जी के भाषण का आप सारे जगह, सारे, चाहे वैश्विक सम्मेलन हो, चाहे कोई डिप्लोमेट का सम्मेलन हो, चाहे और भी कोई समिट हो, उसमें वो हिंदी में ही बोलते हैं। मैं अब लटल जी के साथ भी मुझे रहने का और संसद में बैठने का अवसर मिला। देखिए, उसका पूरा रग-रग में हिंदी भरा हुआ है। साहू जी, तो ऐसा नहीं है साहू जी कि हम हिंदी को साहू जी थोड़ा यहाँ द्वयम दर्जे का वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है साहू जी। और देखिए, हिंदी अपने प्रभाव से एक, जिस प्रकार से उनका जो पथ है वो निश्चित रूप से आगे प्रशस्त हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री अगर कुछ तकनीकी दिक्कत जो आप बता रहे हैं, वो पॉलिटिकल एजेंडा में हो सकता है। साहू जी, प्रधानमंत्री भाषण वो साउथ के कुछ स्थानों पे हो सकता है। जाएगा, महत्व तब बढ़ेगा जब हिंदी कामकाज की भाषा होगी। बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, हिंदी कामकाज की भाषा होगी, ठीक है, महत्व बढ़ गया। कामकाज अटल जी ने हिंदी भाषा दे दिया था, तो वही, लेकिन कामकाज की भाषा तब जाके आप अंग्रेजी। मैं यदि बातचीत नहीं करूंगा त्रिपाठी जी, मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा, तो वो बातचीत की भाषा और उसके बाद फिर कामकाज की भाषा कैसे बनेगी? तो पहली बात तो हम अपने जन्मना कर्मना हिंदी भाषी हैं, आप जानते हैं। आपने एक बहुत खोजपूर्ण बात कही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी संविधान सभा का, और वो दिन भी जब 14 सितंबर को इस पर बहस हुई, और सर्वसम्मति से कहना चाहिए, किसी लोगों का एक प्रकार से उसमें डिसेंट नोट हो सकता है, किसी का उसमें आपत्ति हो सकती है, वो संविधान सभा को पढ़ने से ही ज्ञात होगा, लेकिन ये पारित हुआ। और उसके बाद आज भी देखिए, केंद्र सरकार ने अभी अभी यूपीएससी में जो फैसला हुआ कि आप हिंदी में भी अपने हिंदी माध्यम को चुन सकते हैं, आप अंग्रेजी का ही कंपल्सन, उसकी जो अनिवार्यता है वो आप बरकरार नहीं रख पाए हैं, नहीं रखेंगे। ये आप आज की स्थिति में डेवलपमेंट है कि नहीं है? आप देखिए, आप आज सारे मामलों में अब सब चीज एक साथ हो जाएगा ऐसा नहीं है। अब ब्रिटेन में जहां हम लोगों ने सारा हमारा जो लोकतंत्र व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र, वहां से चालू किया, 200 साल तक लोगों को वहां वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं का। तो आज हमको कम से कम ये कहने की स्थिति में आ रहे हैं कि हिंदी की जो अब एक प्रकार से महत्व है जी, वो कहीं कम नहीं हुआ है। जी जी, कम हो भी नहीं सकता। यदि राजशाही हो, चाहे लोकशाही हो, चाहे और कोई व्यवस्था हो, ये हिंदी के उसको
कम नहीं होगा। हम नहीं हिंदी कर का सकते। अपना महत्व हिंदी है अपने आप में जो एक जिस रूप में आया है, जिस सभ्यता और संस्कार की भाषा बनी है, वो निश्चित रूप से वो अपने विस्तार को अभी भी लोगों के जीवन में आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे साहित्यकार हैं, रूल करने वालों की भाषा हो सकती है, ठीक है। साहू जी थोड़ा संक्षेप में, भारतीय विदेश साहू जी संक्षेप में, या भारतीय साहू जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, कंक्लूड थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि हमारे साथ और भी साहित्यकार हैं, उनकी भी बात रखनी है। अब हमारे विपक्ष भी बैठे हैं, जितेंद्र मिश्र जी बैठे हैं, उनकी बात लेनी है। मैं साहित्यकारों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ बिल्कुल। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी आज नमन कर रहा हूँ। नहीं, एक दिन के नमन करने से कुछ नहीं होगा। सेवा की साहू जी, हम आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अविस्मरणीय है। 7 साल में आपने यूपीएससी, 7 साल में आपने नहीं, आप संतुष्ट मत रहिए। अंग्रेजी अनिवार्यता समाप्त कर दी, सिर्फ इससे हिंदी का मान बढ़ गया, मोदी जी ने बढ़ा दिया। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन ये एक पहल तो हुआ त्रिपाठी जी। एक पहल तो हुआ। जी। ये पहल निश्चित रूप से आने वाले समय में एक मार्ग प्रशस्त होगा। और हम तो स्वयं आप जान रहे हैं। फिर आऊंगा साहू जी आपके पास। जिस संस्कार में समय ले लिया आपने, हिंदी से अलग सोच ही नहीं सकते। और इसको बहुत लंबा समय ले लिया हमें। बाकी लोगों को भी धन्यवाद कर रहा हूँ। मत रखना है भारतीय विदेश सेवा हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, और सारे भारतीय और पुलिस सेवा हो, इसमें लोग भले कुछ न कुछ लोग जो है ज्यादातर अंग्रेजियत को अपना वो माध्यम बनाते हैं। वो एक मानसिकता की बात है। जैसे हमारे रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास एक बार मानसिकता यदि हमारी खत्म होगी तब हम हिंदी के महत्व को और प्रतिपादित करेंगे, ऐसा मेरा कहना। बिल्कुल साहू जी सही कहा। रमेश जी ने कहा है कि जब स्वतंत्र हुए थे तब 1% अंग्रेजी जानते थे, 99% हिंदी जानते थे। हिंदी सिकुड़ती जा रही है, 77% में आ गई है, और अंग्रेजी 35% में चली गई। जितेंद्र जी, निश्चित तौर पे लंबे समय तक आपकी भी पार्टी रही है। क्या लगता है कि हिंदी के बारे में कांग्रेस ने सौतेला व्यवहार नहीं किया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहली चीज तो जो हिंदी की बात की जा रही है आज, हिंदी निश्चित तौर पर कई पड़ावों से गुजरी है जी। बोलियों और भाषाओं के बीच में से अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास हिंदी ने किया है। बहुत हद तक हिंदी स्थापित भी हुई, लेकिन आज के दौर में जिस गति से बढ़ना चाहिए था, जिस गति से आगे बढ़ना था, वो गति कहीं ना कहीं मध्यम पड़ी है, कमजोर पड़ी है। मैं आपके तिवारी जी ने भी कहा कि कंप्यूटर में उपयोग होने लगा है बहुत सारे। अगर इस तरीके से घिसटते और सरकते हुए चलेगी तो हम कब तक हिंदी पर गर्व महसूस कर पाएंगे? मुझे ये समझ नहीं। इतना धीरा विकास, इतनी धीमी यात्रा में संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है यहाँ बैठे लोगों की भी यही भावना होगी। देवनागरी लिपि पूरे विश्व में आपने देखा एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जिसमें कंठाब्य, तालव्य और ओष्ठ, बहुत सारे वैज्ञानिक तर्कों के साथ शब्दों का प्रयोग किया गया। अभी साहित्यकार रंजना मिश्रा जी ने भी जिक्र किया कि हमारे पास इतना बड़ा शब्दकोश है, हम दूसरी भाषाओं से ज्यादा समृद्ध हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर पीछे है तो सरकारों के साथ साथ उन ज्ञानी और प्रबुद्ध और विद्वान लोगों का भी कहीं ना कहीं मैं उसमें दोष मानता हूं कि आज हिंदी को जो है वहां शब्दकोश में वो सरल शब्दों का समावेश नहीं कर पाए। चाहे द्विचक्र वाहिनी हो, चाहे लौह पथगामिनी हो। अभी मैं देख रहा था कि डाटा को दत्त गूगल में हिंदी में कहा जाता है, प्लास्टिक को सुगट्ट कहा जाता है, बोल्डर्स को विशाल गोलाश्व कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको हिंदी में उन साधारण शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ेगा जिसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। आप ये बताइए कि आज शुद्ध हिंदी को बोलना कठिन है। अभी जिक्र आया कि समाचार पत्रों की हेडलाइंस, तो अगर हिंदी में प्रयोग कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो जटिल हो जाएगी। उसके लिए वो प्रबुद्ध लोग, वो विद्वान लोग, जो ज्ञानी लोग हिंदी के बैठे हैं, उनको कुछ न कुछ ऐसे शब्दों का समावेश हिंदी में किया जाना था जिसको कि हम आसानी से समझ सकें। एक चीज। दूसरी चीज, आज आपने देखा कि 1% के साथ हिंदी इंग्लिश शुरू हुई थी, आज कहां पहुंच गई? आपने कहा 9वीं क्लास से जाके हिंदी इंग्लिश शुरू होती थी, आज KG1 और नर्सरी से हिंदी इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं, नर्सरी, हाँ पहले 6वीं से होती थी, आज नर्सरी से पढ़ाया जा रहा है। सरकार दोषी चंद्रशेखर जी जब मानने को तैयार नहीं। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री के बाद आप देखिए कि लगातार हिंदी की दिशा में काम हो रहा है। अगर आप बार बार हर हिंदी दिवस पर कहते हैं कि हिंदी की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आप दूसरे दिन भूल जाते हैं उस चीज को, तो खाली भाषण दे देने से, खाली घोषणा कर देने से
कुछ नहीं होगा जब तक सरकार में बैठे लोग और सरकारें इसको आत्मसात नहीं करेंगी। आज त्रिपाठी जी, होता क्या है कि आपने देखा कि गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी का भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, राज्यों से विरोध चालू हो गया। उस विरोध को अगर हम सिर्फ हथियार बना लें, सिर्फ हम समझौते में शामिल हो जाएंगे, तो हिंदी का विकास त्रिपाठी जी कभी नहीं किया जा सकता। तो ये आप मानते हैं? ठीक है, मोदी जी ने नहीं कहा, बीजेपी सरकार ने नहीं किया, भाषण दे दिया हिंदी में, उसको ही एक इतिश्री कर ली। कहीं न कहीं आपकी पार्टी जो लंबे समय तक राज की है, उसका दोष है। आज त्रिपाठी जी सरकार की बात नहीं हो रही, आज हिंदी की समृद्धता पर बात करने बैठे। सारी सरकारें दोषी हैं इसको लेकर के, लेकिन आपने जो 30 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की धरती पे हिंदी सम्मेलन में बहा दिया, तो ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पर कल से कुछ परिणाम आएंगे। और 30 करोड़ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आपने 300 करोड़ रुपए बर्बाद किया इस चीज में। लेकिन आप सुधार, आज आपने देखा सरकारों का काम है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है उस पर बात की जाए, कि इसको हिंदी में भी बहस की जाए। कानून तो हिंदी समझता ही नहीं है, कानून तो इंग्लिश में बात करता है। ये जिम्मेदारी सरकार की है त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं उसको आत्मसात करना होगा, जब जाकर के वो इस पर ध्यान देने की स्थिति में आएगी। बिल्कुल जितेंद्र जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोहे पथगामिनी शब्द है, ये हिंदी विरोधियों ने तैयार किया है। रेल शब्द शुद्ध हिंदी का है, संस्कृत में धातु है रल, उससे ये ऋग्वेद में आया है, और रामायण में रेला शब्द आया है। उस समय अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे। गांव की भाषा में हमारे यहाँ पानी की अगर बह जाए कतार तो कहते हैं रेला बह गया। तो रेल शब्द जो है शुद्ध हिंदी का शब्द है, और अगर रेल अंग्रेजी का होता तो REL से रेल बनता, RAIL से रेल बन रहा है, तो वो हिंदी का शब्द है। तो वो चूंकि अंग्रेजी वाले उन्होंने शब्दों को चुरा करके ऐसा कब्जा कर लिया है, और वो अपनी हमारी भाषा के शब्द खुद को कहते हैं, और उसके बाद जो है हम उनके सामने सर घर करके खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका हिंदी में शब्द ना हो। अच्छा, इसका क्या है रमेश जी, मैं जानना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस बात को कहते रहे कि जो आपकी बटन है, गोदाम जो लगी है, इसको कहते हैं अस्त व्यस्त व्यवस्थापिका लघु घंटिका। ये किससे गलत किया? नहीं, ये सारे ये जो इस तरह के कठिन शब्द जो ये केवल उपहास करने के लिए, हिंदी के उसमें जो मैंने पढ़ा है उसमें बटन शब्द का वो है कि अस्त व्यस्त व्यवस्थापिका लघु घंटिका। नहीं, ये मैं जैसा कि मैंने कहा है, ये सारा, और फिर वो जो गूगल गुरु है वो और हिंदी का सत्यानाश किए हुए है। इसमें हिंदी के विद्वानों से आपको समझना चाहिए, व्याकरण से समझना चाहिए, और वो जो हमसे शब्द चुरा करके अपने बता रहे हैं उससे हमको समझ लेना चाहिए। जैसे एक दूसरा उदाहरण जैसे हिंदू शब्द ऋग्वेद में आता है, लेकिन ये प्रचार हो गया कि साहब वो तो दूसरे हमलावर लेकर के आए और सिंधु से हिंदू बना। तो ये जो इस तरीके से जो दुष्प्रचार है, हिंदी का शब्दकोश व्यापक है। और बहुत अच्छी बात अभी मेरे ख्याल से ये इन्होंने चंद्रशेखर जी ने कही, और ये इन्होंने कही, अपना जितेंद्र जी ने कही, हिंदी का शब्दकोश शुद्ध वैज्ञानिक है, वो ध्वनि के आधार पर है। आपका उदाहरण देकर के मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। स्वर और व्यंजन कैसे बने हैं हिंदी के? आप अगर मुंह खोल करके केवल ध्वनि निकालेंगे तो वो केवल आ की ध्वनि आएगी। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, आ आ आ आ आ, तो केवल हम उसमें ना जिह्वा का इस्तेमाल, ना हलक का इस्तेमाल, ना ओठों का इस्तेमाल, मुंह से ध्वनि निकालेंगे तो वो केवल आ की आएगी, और वो 2 बनेंगे, आ छोटा और बड़ा। इसी तरीके से इसमें अगर हम जिह्वा का अवरोध डालेंगे ध्वनि में, आ ए, तो वो ई की बनेगी। इसमें अगर ओठ का अवरोध डालेंगे तो वो ऊ की बनेगी। तो हमारे जो जितने वर्णाक्षर है, खासतौर से संस्कृत के 108 वर्णाक्षर है जो हिंदी में संक्षिप्त करके हमने 56 लिए हैं, वो सारे के सारे वैज्ञानिक हैं। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से जो उत्पन्न ध्वनि है उस आधार पर है। और अंग्रेजी चोरों की भाषा है। मैं एक और उदाहरण माफी के साथ लेना चाहूंगा। जैसे अंग्रेजी के आप 26 अक्षर देख लें, उसमें उनके पास था के लिए कोई अक्षर नहीं है, वो जुगाड़ से बनाते हैं टी और एच से। तुम्हारे पास जब था के लिए अक्षर नहीं है तो थॉमस नाम काय के लिए रखते हो? उनके पास चा के लिए कोई अक्षर नहीं है, वो जुगाड़ करते हैं सी और एच की। जब तुम्हारे पास चा, तो फिर चर्चिल नाम क्यों रख रखा है? तुम्हारे पास घा के लिए कोई शब्द नहीं है, वो जी और एच की जुगाड़ करते हैं। तो बगिंगम नाम क्यों रख रखा? तो कुल मिलाकर के वो जो चोर डंडा लेकर के हमारे यहाँ आ गए, तो उसके कारण वो उन्होंने हमसे शब्द चुराए और अपने बना लिए। और भारत में आज भी बीरबल की, राजा टोडरमल की और सवाई राजा जयसिंह की आत्माएं भटक रही हैं, वो उनको आकर के उनको प्रतिष्ठित करने में लग जाते हैं। जी राकेश जी, आपने कहा कि नहीं विकास हो रहा है धीरे धीरे हिंदी में, 90% तमिलनाडु से लेकर केरल तक लोग हिंदी जानने लगे हैं। लेकिन यहाँ साहित्यकार हमारी अंजना जी भी हैं, साहित्यकार, इनको वरिष्ठ पत्रकार इसलिए लिखे कि हमारे सीनियर रहे, बहुत वरिष्ठ है, मैंने इनसे बहुत पत्रकारिता सीखी है, लेकिन साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता है।
इन लोगों का मानना है कि नहीं, हिंदी विलुप्त हो रही है। उन्होंने बताया भी कि 1% अंग्रेजी जानने वाले 35% जानने लगे हैं, 98% हिंदी जानने वाले 77% में आ गए हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। राकेश जी। त्रिपाठी साहब जी, यहाँ दिक्कत ये है कि हम जो जिस ढंग से अनुपात का प्रस्तुत कर रहे हैं वहाँ कुछ गड़बड़ी है जी। अब ये जो 1% और 33% की बात हो रही है, यहाँ हिंदी जानने के साथ साथ लोग दूसरी भाषा भी अगर जानते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं जर्मनी भी सीखता हूँ हिंदी के साथ, और परिवार के सदस्य अगर सीखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग अंग्रेजी, भारत का जब विकास हुआ, भारत में जब स्वतंत्रता के बाद पिछले 70 सालों में जो आधुनिकीकरण हुआ है और दुनिया के देशों से जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्विक स्तर में भारत का लोगों का हर तरफ जब संपर्क हुआ, तो हम दूसरी भाषाओं को क्यों नहीं सीखें। तो लोग हिंदी तो जान रहे हैं, हिंदी का जानने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। अंग्रेजी साथ साथ वो सीखते जा रहे हैं, वो गलत नहीं है। मैं 40 साल से हिंदी का प्रोफेसर हूँ, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हूँ। देश के तमाम राज्यों में जाकर मैंने देखा है हिंदी का जो विकास है, आज संचार की भाषा के रूप में हिंदी का जितना विकास है, आप केरल में जाएंगे तो हर कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, बल्कि मगर हिंदी को समझने वाले लोग हैं। आप यूरोप के बहुत से देश में जाइए, अगर आप केवल हिंदी जानते हैं, आप चाहे जर्मनी में जाते हैं, कोई बड़े देशों की बात कर रहा हूं, महत्वपूर्ण देशों की बात कर रहा हूं, तो आप अगर केवल हिंदी जानते हैं तो आपका काम चल सकता है। वहां बहुत से लोग आप हिंदी को समझने वाले आपको मिलेंगे। तो हिंदी अब एक अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो विकास हिंदी का हुआ है, देश के अंदर हुआ है, हमारे अंदर क्या है कि ये एक असंतोष है। हम चाहते हैं कि रातों रात बहुत सी चीज बदलाव हो, और हमेशा हम 1947 के बाद की स्थिति से तुलना करते हैं चीजों को, वहां से गड़बड़ झाला पैदा होता है। ये हिंदी के जो विद्वान हैं वो भी चीजों को सही ढंग से सामने लोगों के नहीं रखते हैं। बाकी दूसरे क्षेत्र के लोग, राजनीति के क्षेत्र लोग, और अपने राजनीतिक भाषा में चीजों को तोड़ मरोड़ के बात करते हैं, उससे भी गड़बड़ियां पैदा होती हैं। जी जी। राकेश जी, 2 सवाल है यहाँ पे। जी, पहला सवाल ये है कि आप मंत्रालय में जाएं, किसी भी अधिकारी के यहाँ जाएं, हिंदी में आवेदन करें, वो कितना ध्यान देगा उसमें। और आप भी जानते हैं, हम यहाँ वर्णित नहीं करना चाह रहे हैं कि किस राज्य से कितने अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। आप कभी लोन लेने जाएं किसी भी बैंक में, नहीं देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, आप मेरा सवाल समझ गया। राकेश जी, सवाल सुन लीजिए। आप आजकल ट्रेन वगैरह में हिंदी में भी आने लगा है, आप आरक्षण के लिए भर सकते हैं। लेकिन आज भी ऑनलाइन जो कॉलेजों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में कितने हैं। आप बैंक से लोन लेने जाएं या अन्य बीमा करवाने जाएं, हिंदी में एक शब्द बता दीजिए, कितनी सारी उसमें प्रावधान रहते। कम से कम छोटे छोटे शब्दों में 4 पेज रहते, 5 पेज अंग्रेजी में, और लोग पढ़ नहीं पाते, दस्तखत कर देते हैं, और उसके बाद उसका खामियाजा वो ब्याज के तौर पे देते रहते हैं। आप एक बार ध्यान दीजिएगा इस पे। इसको हिंदी कंपलसरी क्यों नहीं कर सकते? मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ जी। अरे बड़े साहब, ये देखिए, ये प्रजातांत्रिक है, थोड़ा समझने हमको, ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हिंदी में ही पढ़िए। थोड़ा ये हम बताना ये चाह रहे थे कि बैंकिंग का क्षेत्र है, साइंस का क्षेत्र है, और कानून की भी बात हुई है। वहां पर जो अंग्रेजी में जो एक पैटर्न चलता रहा है, उसको बदलने में काफी समय आ रहा है। हिंदी के जो टेक्नोलॉजी उसमें डालने के लिए, और डाल हम रहे हैं, अनुवाद हम कर रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने भी समय लग रहा है। दूसरी जो हम महत्वपूर्ण बात करना चाह रहे हैं कि बहुत सी जगह हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। हम हिंदी में बहुत से अंग्रेजी का लेप लगाकर बात करते हैं। आज अंग्रेजी का जो विकास दुनिया में हुआ, अंग्रेजी ने बहुत उदारता से दुनिया के तमाम भाषाओं के शब्दों के अपने लिया है। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखिए, उसमें दुनिया के तमाम भाषाओं के शब्द है। जितना लिबरल होकर आप उदारता से दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेंगे, जैसे ट्रेन की बात है, लौपथगामिनी की बात है, लौपथगामिनी को किसी ने आत्मसात नहीं किया हिंदी के लोगों को। मैं हिंदी के प्रोफेसर हूं, मैं कभी लौपथगामिनी नहीं कहता, न कहीं लिखता हूं, मैं ट्रेन ही लिखता हूं, क्योंकि ट्रेन शब्द जो है वो सहज सब लोगों को समझ में आता है। बहुत से सारे शब्द हमने अंग्रेजी से लिया है। शर्मा जी ने कहा है कि लौपथगामिनी रेल तो भ्रमित करने वाला शब्द है, रेल है एक्चुअल में। देखिए,
हाँ, रेल भी है, ट्रेन भी है। ट्रेन और रेल कई बार एक ही चीज को बताने के लिए 2 से 3 शब्द होते हैं, ये समानार्थी शब्द है। तो हम ट्रेन है, ट्रेन इतना इसका प्रचार हो चुका है, तो हम बहुत से हिंदी में हमने अंग्रेजी के भी शब्द लिया है, फारसी के भी बहुत सारे शब्द हैं। इस देश में नाना प्रकार के लोग आए और ये इतना विशाल देश को बहुत सी चीजें झेलना पड़ा अपने पुराने इतिहास को देखने। विविधता में एकता वाली बात है, हम उनको एक एक करके नहीं निकालेंगे। जब देखिए, पहले गांधी जी ने गांधी जी ने एक हिंदुस्तानी भाषा को इस देश की भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में बनाने की बात कही थी। हिंदुस्तानी में क्या था, उर्दू के भी शब्द थे और हिंदी के हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कुछ लोग जो हिंदी को बिल्कुल संस्कृत के करीब ले जाते हैं, जबरदस्ती उसमें से अरबी फारसी के शब्दों को निकाल को हिंदी के ले गए, और जो उधर फंडामेंटलिस्ट थे वो उर्दू को अलग बनाने के लिए वहां से संस्कृत के शब्दों को हटाने चले गए। ये जो बहुत प्रकार की जो राजनीति है, सांप्रदायिकता की राजनीति है या दूसरे प्रकार की राजनीति है, इनसे कारण भी भाषा बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। अपने क्षेत्र में हम इसको बोलने नहीं देंगे, हम उर्दू में ही बोलेंगे, या हम हिंदी वाले हैं तो हम उस भाषा के लोगों को महत्व नहीं देंगे। ये सब बहुत सारे सबको तो मिटाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाने का तात्पर्य यही हुआ कि इन सब चीजों को समाप्त किया जाए, हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हिंदी को आगे बढ़ाने की बात नहीं हो रही, हिंदी के महत्व की बात होती है। हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये बात नहीं हो रही। हिंदी दिवस जो है, अध्यक्ष जो है वो अंग्रेजी के शब्दों को प्राथमिकता दे रहा है भाषा के रूप तो में, हिंदी कैसे आगे बढ़ेगी? विभागाध्यक्ष हिंदी के और हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्द आए वो उसको जोड़ दे रहे हैं। जैसे कि अभी गांधी जी का जिक्र किया, तो बिल्कुल ये सही बात है। भाषा उससे देखिए समृद्ध होती है। आप कई भाषाओं का, अगर आपको त्रिपाठी साहब, आपको अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति को बढ़ाना है, एक्सप्रेशन पावर को बढ़ाना है, तो आपको दूसरी कई भाषाओं से शब्द लेने पड़ेंगे और लोग धीरे धीरे उपयोग करते हैं। राकेश जी, अंजना जी कुछ कहना चाह रही हैं। रमेश जी ने जैसे कहा कि, रमेश जी क्या कहा आपने? नहीं, मैंने ये कहा कि हिंदी बढ़ेगी कैसे जब हिंदी के विभागाध्यक्ष जो हैं वो अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर जोर देंगे। तो ये जो 70-73 साल से यही जो समस्या सबसे बड़ी खड़ी हुई है, भाई व्यवहार में क्या स्थिति है, समाज में क्या स्थिति है, जिन लोगों पर हिंदी को लाने की जवाबदारी है वही अगर अंग्रेजी शब्दों की बात, हिंदी में किसी शब्द का कोई टोटा नहीं है, सारे के सारे शब्द हैं। जो कम बुद्धि के और कम जानकार के लोग कहते हैं कि हिंदी में शब्द नहीं कर रहे हो। नहीं रमेश जी, ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप किसी को पकड़, देखिए ये प्रजातांत्रिक देश है। अंजना जी कुछ करें, उनकी भी बात सुन लें। ये एक मिनट मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कम से कम हम हिंदी दिवस के दिन बैठे हैं और हिंदी दिवस में बात करें तो आप एक्सप्रेशन पावर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। आप अंग्रेजी भाषा के शब्द का बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक दिन हम हिंदी बनाने की बात नहीं करते हैं। जैसा आपने गांधी जी का उल्लेख किया, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हिंदी को राजभाषा बनाने में अहिंदी भाषी ही प्रमुख रहे हैं। क्या लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, दयानंद ये हिंदी भाषा भाषी थे? नहीं। और सबसे मनोरंजक बात तो है कि स्वयं अपने आप को विदेशी निगाहों से मतलब देखने लगे हैं। देशा चिंतन, भाषा और सामूहिक रिश्तों का बिल्कुल मतलब हमारे उससे गायब हो गए। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। मैंने फिर कहूंगी, हमारा विरोध मैकबेथ पढ़ने से नहीं है, हमारा विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं है, हमारा विरोध केवल अपनी भाषा को सम्मान दिलाने से है। आप कोई भाषा सीखिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई उसमें नहीं है। अगर एकाध शब्द अंग्रेजी का आ भी जाता तो वो कभी महादेवी वर्मा ने एक स्थान पर लिखा है कि राजभाषा हिंदी का प्रश्न सांस्कृतिक जन संवैधानिक भी है। एक बार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर देने के पश्चात मूर्ति को खंडित कर देना समस्त राष्ट्र की आस्था को खंडित कर देना है। और निश्चित रूप से भाषा के बदलने से मूल्य भी बदलते हैं। हिंदी में बड़ों को आप, बराबर वालों को तुम, छोटों को तुम कहने की सुविधा है, लेकिन अंग्रेजी में समाज संबोधन है यू, एक ही चावल तो उसी से हम भाजिए। तो संबंधों की जो बारीकियां हमारे साहित्य में, हमारे हिंदी में है, हमारे संस्कार में है, वो दूसरी भाषा में नहीं है। चंद्रशेखर जी आपके पास आ रहा हूँ बहुत संक्षेप के लिए। जितेंद्र जी, कैसे एक पार्टी के नाते नहीं, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, जितेंद्र जी कैसे इस हिंदी का प्रचार और हिंदी को मान सम्मान और बढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहली जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। अभी आप MBA करके जो आता है वो इंग्लिश में आता है, उसको नौकरी के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं,
सरकार को जब तक इस पर निर्णय लेना होगा कि हिंदी में शिक्षित व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजगार के अभाव में पीछे न पड़ जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। अभी मैं तिवारी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दूसरी भाषाएं भी जानने वाले होना चाहिए। श्रीमान जी, पहले सरकारी भाषा थी अंग्रेजी, आज घर घर की भाषा हो गई। अभी शर्मा जी ने बताया 34 से 36% तक लोग अंग्रेजी का उपयोग करने लगे हैं। आप कर क्या रहे हैं? सरकार, अभी आपने कहा सांप्रदायिकता की राजनीति, अरे सांप्रदायिकता की राजनीति की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं आप? आपको निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे चेन्नई हो, आपको वहां पर डिप्लोमेटिक तरीके से बैठ के प्यार से उनको समझाना पड़ेगा कि हिंदी को भी आत्मसात करना पड़ेगा, तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जरूरत तो आपको समझौतों की पड़ती है, क्योंकि आपने अभी बताया सांप्रदायिकता की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति कहीं ना कहीं आपको घुटने पर लाने को मजबूर करती है। तो इसलिए आपको निश्चित तौर पर हिंदी समृद्ध भाषा है, हिंदी का अपना शब्दकोश है, हिंदी के पास अपने शब्द है, और अंग्रेजी सबसे ज्यादा भ्रष्ट भाषा है। ना तो लिखो कुछ, बोलो कुछ, मतलब कुछ। अभी रंजना जी भी कहा कि सिर्फ यू करके एक शब्द है उनके पास, वो तू में भी, तुम में भी, आप में भी, सब में इस्तेमाल करते थे। हमारे पास में शब्दों का एक बहुत बड़ा भंडार है, हम उसको अगर संरक्षित नहीं कर पाएंगे, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बचती है सरकारों की कि खाली हिंदी दिवस के दिन भाषण ना दिया जाए, दूसरे दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। गृह मंत्री ने अगर उसको हिंदी को भाषा को अपनाने की बात कही है तो उसको विरोध को भी दबाना उन्हें आना चाहिए, उसको विरोध को कैसे शांत करना है, किसी भी तरीके से हिंदी को निश्चित तौर पर राज्य की भाषा बनाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी, बहुत कम समय है, आपकी अंतिम मुश्किल से 2 लाइन में, आपका बहुत लंबा हो जाता है, 2 लाइन में हम जानना चाहेंगे कि कैसे, किस लाइन पे हमारी सरकार चले, किस उस पर हमारा समाज चले, जिसके कारण हम हिंदी को ज्यादा से ज्यादा आत्मसात कर सके। चंद्रशेखर जी, जैसे आपका हिंदी प्रेम और हम लोगों से प्रेम, ये जग जाहिर है जी। और हिंदी न केवल भारत की भाषा बल्कि विश्व भाषा है, समृद्ध भाषा है, इससे भी आप इंकार नहीं कर सकते। हम अपने आत्महीनता से कैसे उभरे, ये जो संक्रमण काल का एक सिलसिला चल रहा है, उससे कैसे उभरे। और पूर्व में भी आप देख लीजिए, निराला जी का जिक्र है यहाँ पर, उनको उद्धृत किया गया। तो ये राजाश्रय की भाषा नहीं, कभी हिंदी राज आश्रय के बदौलत नहीं बढ़ी है, वो आम आदमी के बदौलत बढ़ी है। और ठीक है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी जवाबदेही है, पूरी जिम्मेवारी है, और उनकी समझदारी इस रूप में होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा, छत्तीसगढ़ में हर विकास खंड में एक एक अंग्रेजी स्कूल का उद्घाटन शुरू हुआ है, और उसको ऐसा महिमा मंडित किया जा रहा है जैसे उसके बिना हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से यहाँ फेल हो जाएगी। और दूसरे तरफ नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति का पूरा आप देख लीजिए, मूल तत्व वो अपने भाषा पर, अपनी मातृभाषा पर, अपने संपर्क भाषा पर, अपने विश्व भाषा पर ही जोर दे रही है। तो कुल मिला के हम कैसे अपने आत्महीनता से उभरे, चाहे हम सरकार में हो, चाहे नहीं हो, चाहे किसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, साहित्य प्रेमी हो या हम पत्रकारिता से जुड़े हो, या और भी जो भी हमारे पास अभिव्यक्ति के जो माध्यम है, उन सब माध्यमों से इस स्थिति से हम कैसे बचे, इस दिशा में एक आंदोलन होना चाहिए। और मैं स्वयं महसूस किया हूं, एक बार जब नीदरलैंड हॉलैंड के एक गांव में मैं रुका था अलकमार करके, वहां मुझे जान के आश्चर्य हुआ, एक भारतीय वहां पर वंदना ले करके उन्होंने विश्व हिंदी आंदोलन का वहां एक कार्यालय खोल रखा था, और जितने हिंदी भाषी लोग हैं उनके साथ उनकी बातचीत रोज होती थी। तो ये अपने विस्तार को, अपने स्वाभाविक जो स्वरूप है उसको ग्रहण करते जा रही है। ऐसे हम सब शुभेच्छा रखते हैं, और आप उस विषय को यहाँ इस बहस में लाके निश्चित रूप से बहुत बड़ा हिंदी का आप सेवा किए हैं। मैं तहे दिल से आपके सामने आपको शुक्रगुजार और आपके आभार और साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। और सरकार के प्रयास करिए, सरकार पहल करे, हर हाल पे हिंदी पे ही सारे काम हो, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपका, जितेंद्र जी आपका, राकेश जी आपका, रमेश जी आपका और रंजना जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हिंदी दिवस हम
हर साल 24 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हिंदी वास्तव में भारत की राजभाषा है भी या नहीं है? यदि हिंदी राजभाषा होती तो कम से कम भारत का राजकाज तो हिंदी भाषा में चलता। लेकिन आजकल राजकाज तो क्या, घर का कामकाज भी हिंदी में नहीं चलता। अंग्रेज की गुलामी के दिनों में फिर भी हिंदी का स्थान ऊंचा था, लेकिन आज के समय हिंदी के सूरते ये हाल किसी से छिपे नहीं है। ऐसे में संसद का कोई कानून हिंदी में नहीं बनता, सर्वोच्च न्यायालय का कोई बड़ा फैसला या बहस हिंदी में नहीं होती, सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है, सारे विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अनिवार्य है, ज्यादातर विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है। बच्चे अपने माँ बाप को भी आजकल मम्मी डैडी कहलवाने लगे हैं, माताजी पिताजी शब्द गुम हो चुका है। इन सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में हिंदी की क्या हाल है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब और कैसे हिंदी को मुकाम मिल पाता है जिसकी कल्पना हमेशा से की जाती रहे। कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। जनता मांगे जवाब में कही। नमस्कार। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ